जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 6 रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो संविधान के स्रोत डिस्कस करेंगे। राइट, क्या डिस्कस करेंगे? संविधान के स्रोत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को भी कंसीडर करने वाले हैं। राइट, किसको कंसीडर करेंगे? फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे। ठीक है, आ जाइए जरा देखिए हम भारतीय संविधान के स्रोत जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दें, भारतीय संविधान के अंदर लगभग 10 ऐसे देश हैं, 10 देश हैं जहाँ से हमने भारतीय संविधान में चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। बाकी अगर हम बात करें प्लस में एक जो है वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है वो भारतीय संविधान को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान पे अगर सर्वाधिक प्रभाव की बात करें तो सर्वाधिक प्रभाव यहीं का देखने के लिए मिलेगा। सर्वाधिक प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव जो है वो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा है। राइट, देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए ब्रिटेन के संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है ब्रिटेन के संविधान से। राइट, इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया और एकल नागरिकता जैसी चीज़ों को ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। राइट, इसके अलावा हम अमेरिका के संविधान की बात करें साथियों तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इट मीन्स राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की व्यवस्था और उपराष्ट्रपति का पद, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो हमने भारतीय संविधान के अंदर अमेरिका के संविधान से जो है वो इंक्लूड करी हैं। राइट, ये आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, कनाडा की बात करें साथियों तो कनाडा से हमने संघीय शासन व्यवस्था जो है वो ली है। संघीय शासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं, इसके अलावा हम संघात्मक शासन व्यवस्था भी इसको बोल देते हैं। राइट, क्या बोलते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था भी इसको जो है वो हम बोल देते हैं। तो आप ये वर्ड जो है वो नोट करके याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो फिर आपका राइट आंसर कनाडा हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है संघीय और संघात्मक शासन व्यवस्था में। राइट, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिए हमने। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधी जो शक्तियां होती हैं वो भी हम कनाडा के संविधान से जो है वो भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। राइट, आ जाइए जरा देखिए आयरलैंड के संविधान की हम बात कर लेते हैं तो आयरलैंड के संविधान से हमने जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हम इसको बोल देते हैं। राइट, इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें डीपीएसपी की तो डीपीएसपी को जो है हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोलते हैं या बोल सकते हैं ड्यूटीज ऑफ स्टेट, ड्यूटी ऑफ स्टेट्स जो है वो इसको हम बोल देते हैं। राइट, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो हम आयरलैंड के संविधान से लेते हैं। इसके अलावा उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी जो प्रावधान है वो भी हमने जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर जो है वो कंसीडर करे हैं। राइट, अजय देखिए जैसे हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकालीन जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनको हमने जर्मनी के संविधान से कंसीडर किया हुआ है। राइट, इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो है साथियों समवर्ती सूची जो है वो ली है और इस बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी कर चुके हैं समवर्ती सूची के बारे में। ये हमने जब हम अनुसूचियों की बात कर रहे थे, अनुसूचियों के दौरान हमने आपको समवर्ती सूची भी कंसीडर करी है। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, वहाँ पर आपको समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची तीनों के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कौन कानून बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, क्या है समवर्ती सूची, क्या केंद्र सूची, क्या राज्य सूची, इतना आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है और इतना ब्रीफ में आपके एग्जाम के अंदर नहीं आता है तो हम उतनी चीज़ों पर नहीं जाएंगे।
जहाँ जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधानों को भी जो है इंक्लूड किया हुआ है, राइट। इसके अलावा हम अफ्रीका के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमने संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस होती है, अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है, उसको हमने भारतीय संविधान के अंदर जो है वो इंक्लूड किया है, राइट। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो है वो लिया हुआ है, क्लियर। आ जाइए जरा देखिए, हम अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से हमने गणराज्य व्यवस्था को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया है। वहाँ की गणराज्य व्यवस्था क्या होती है, जो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हमने प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था। उसी में हमने गणराज्य व्यवस्था के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ, तो आप हमारी प्रस्तावना वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्रस्तावना के अंदर जो भी वर्ड आए हुए हैं हमने लगभग सभी को डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर किसका क्या मतलब है, क्लियर, ठीक है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी जो आदर्श हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो सभी आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से जो है वो इंक्लूड करे हैं, राइट। इसके अलावा हम रूस की बात करें तो रूस के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के अंदर जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप मूल संविधान की बात करें, किसकी बात करें, मूल संविधान की बात करें, तो मूल संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो अमेंडमेंट एक्ट 942, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से हमने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ऐड किया हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम कंसिडर करेंगे, ज़्यादा चीज़ें जानना नहीं है, आगे चल के बात करेंगे, राइट। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स भारत के संविधान के अंदर ऐड होते हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐड किए जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे लगभग 250 जो आर्टिकल्स हैं वो हमने जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है वो लिए हुए हैं, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। भारतीय संविधान की संविधान में जो शामिल चीज़ें उनके जो सोर्सेस हैं वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, क्लियर साथियों। ये सारी चीज़ों का क्या इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे आप, इन सभी चीज़ों को जो है वो आप याद रखेंगे, राइट। भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपने जो है वो संघीय तंत्र को भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो यूपीएससी को आपने लिया हुआ है, क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ प्रशासनिक शक्तियाँ जो हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ, ये भी साथियों हमने जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है वो इंक्लूड करी हैं, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अब हम फंडामेंटल राइट्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। तो आ जाइए जरा हम मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं, राइट। किसकी बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। मौलिक मौलिक अधिकारों की अगर साथियों बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम अगर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं साथी, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। हालांकि संविधान के अंदर जो है वो इसको अलग तरीके से डिस्कस किया गया है, काफ़ी पेचीदे ढंग से जो है वो मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन को डिस्कस किया गया है। तो वहाँ पर हम उस डेफिनेशन पर ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं जो कि आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। देखिए बेसिक हमारी मौलिक अधिकारों की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसे अधिकार जो मानव का चहुमुखी विकास करते हों मौलिक अधिकार कहलाते हैं, राइट। क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो ये सिंपल सी और बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको याद रख लेना है, ठीक है। इतने से आपका काम चल जाएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। हम आगे की बात करें साथियों, तो ये हमारे पास अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कितने पे, 26 जनवरी 1950 पे, राइट। कितने पे आ जाते हैं, 26 जनवरी 1950 पे आ जाते हैं। और उस टाइम की अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ठीक है, 26 जनवरी 1950 पर तक 26 जनवरी 1950 पर जब आपका संविधान लागू होता है,
उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनकी अगर संख्या की बात करें तो 7 होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि 74वें संविधान संशोधन से जो है वो अब फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या रहेगी वो टोटल कितनी रहेगी, 6 रह गई है। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, 6 है। ठीक है, क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, बाकी सारी दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर आपको बता दें कि ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए, ये हम आपको बता चुके हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में और भी चीज़ें अगर डिस्कस करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आप देखेंगे कि संविधान में भाग 3 और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वैरी करते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिखिए ज़रा कि भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं आपके, अ, मौलिक अधिकारों को लिखिए, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कहा जाता है। राइट, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट की पॉइंट आप डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट लिखिए, लिखिए मैग्ना कार्टा को, इसको छोड़ दीजिए, लिखिए 1931 में कराची अधिवेशन, इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब होते हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष होते हैं इसके। तो इस कराची अधिवेशन के दौरान जो है वो मांग की जाती है, मांग किसकी की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, हाँ, अगर हम प्रारूप की बात करें कि यहाँ पर जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, क्या बात करें, मौलिक अधिकारों का प्रारूप जो है वो किसने बनाया था, तो मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है वो इसको बनाया था। ठीक है, तो इतना आप पॉइंट जो है वो याद रख लेंगे। क्लियर है कि 1931 में कराची जो अधिवेशन होता है इसके अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। यहाँ पर एक मांग करी जाती है, मांग किसकी करी जाती है, फंडामेंटल राइट्स की। इट मीन्स मौलिक अधिकारों की यहाँ पर जो है वो डिमांड करी जाती है। और यहाँ पर जो मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी उसका जो प्रारूप है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। राइट, ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाइए जरा, हम अगेन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए आपके 6 मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक और मौलिक अधिकार हम ऐड करते हैं जिसका नाम होगा संपत्ति का अधिकार। राइट, क्या होगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और इसको साथियों क्या कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और निरस्त किससे किया गया है, इसको 74वें, सॉरी 44वें, यहाँ 44 होगा, 74 नहीं होगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 से। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 से जो है साथियों इसको जो है वो हटा दिया गया है। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 6 आपके मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट, अगर हम इनके आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें समानता का जो अधिकार है वो आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से 18 तक इसको जो है वो बताया गया है। इसके अलावा इसको बताया गया है आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, इसको 23 और 24 में कंसीडर किया गया है। इसके अलावा धर्म की
स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसको जो है वो 25 से 28 तक में कंसीडर किया गया है, राइट। इसको जो है 28 से 31 में कंसीडर किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसको जो है वो 32 से 35 तक जो है वो बताया गया है, ठीक है। क्लियर साथियों, आगे इतना आपको समझ में? सॉरी, इसको 31 तक नहीं होगा, ये 30 तक होगा, क्योंकि 31 में आपका ये था, ये आर्टिकल 31 था, क्या था, 31 था, जिसको जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सात थे, सात में से आपके टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। एक आपका समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक वैरी करता है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका 23 से 24 तक जाता है। और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 25 से 28 तक जाता है। शिक्षा व संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 28 से 30 तक रहता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 से 35 तक रहता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, सभी को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समानता के अधिकार की हम जो है बात कर लेते हैं, राइट। समानता के अधिकार की अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो है वो आर्टिकल आपको बताया, आर्टिकल 14 से 18 तक में इसको जो है वो कंसिडर किया गया है, राइट। तो देखिए जरा साथियों, आर्टिकल 14 से 18 तक में हम बात करें तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14 की हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है साथियों? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, राइट। ये आपका आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि इन आर्टिकल्स के अंदर भी सब आर्टिकल्स हैं जो कि आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अकेला इतना ही ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक ही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक होता है कि अगर आपसे 5 से 6 घंटे की भी क्लास कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पटवारी के एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा ब्रीफ में हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं उन्हीं को जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान पर भेदभाव प्रतिषेध, राइट, ठीक है, क्लियर। ये आर्टिकल 15 हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें साथियों, किसकी बात करें? आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 के अंदर आप देखेंगे तो लिखिए, लोक नियोजन के विषय पर समान अवसर, ठीक है, क्लियर। लोक नियोजन के विषय पर समान अवसर की बात जो है वो आर्टिकल 16 में करी गई है। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें साथियों, आर्टिकल 17, राइट। आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत की बात करी गई है। किसकी बात करी गई? अस्पृश्यता का अंत, राइट। इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 18 की बात करें, किसकी बात करें? आर्टिकल 18 की बात करें साथियों, तो आर्टिकल 18 के अंदर जो है वो उपाधियों की अंत की बात करी गई है, ठीक है। उपाधियों के अंत की बात यहाँ पर करी गई है, राइट, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, क्लियर साथियों। तो ये हमारे पास चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको उपाधियों के अंत के साथ एक नोट याद रखना है। नोट क्या रखना है वो आप लिख लीजिए, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि, अन्य
उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। राइट, क्लियर है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जो कि समानता के अधिकार की बात कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी ही चीजें याद रखना है। आ जाइए आगे हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, सो नोट करेंगे आप स्वतंत्रता का अधिकार। लिखिए जरा, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें साथियों, तो इस ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। राइट, इनको भी हम डिस्कस करें। जैसे कि हम सबसे पहले आर्टिकल 19 की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो वाक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, वाक स्वतंत्रता की बात जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर करी गई है। इसी के अंदर अगर हम आर्टिकल 19 ए की बात करें, तो आर्टिकल 19 के अंदर दो चीजें शामिल हो जाती हैं। एक आपकी जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसके अंदर आती है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ए के अंदर बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 19 ए के अंदर जो है वो अपनी विचार विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर जो है वो आपको बोली गई है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के तहत जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, हम अगर आर्टिकल 19 की बात करें, तो आर्टिकल 19 में टोटल जो स्वतंत्रता है, इसके अंदर टोटल आपको आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 6 जो है वो सब आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं, 6 सब आर्टिकल्स हैं, जिनमें आपका एक 19 ए हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम 19 बी की बात करें साथियों, तो 19 बी के अंदर सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्रता है। राइट, एक चीज आपको नोट करके चलना होगा, भारतीय संविधान में जितनी भी आपको स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करवाई गई, उन स्वतंत्रताओं का सीधा सा अर्थ ये है कि आप किसी भी चीज का इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते, अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते जो कि देश विरोधी हो, इसके अलावा देश में दंगा ना भड़का पाए। ठीक है, आप ऐसा ऐसा नहीं, सभा करने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में बंदूक लहराएंगे। ये जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध चला जाएगा। आप मिलिए, सभा करिए, प्रचार करिए, रहिए, दुकान लगाइए, स्टॉल लगाइए, अपना प्रचार करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और देश में जो है वो दंगा भड़काने जैसी प्रतिक्रियाओं से लिप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंसीडर करके चलना है। 19 बी के बाद 19 सी की अगर हम बात करें, तो 19 सी में जो है वो आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। राइट, आप संगठन बना सकते हैं। इसके अलावा 19 सी के बाद 19 डी की अगर हम बात करें साथियों, तो 19 डी के अंदर आपको जो है वो देश में आवागमन की स्वतंत्रता रहेगी। आवागमन की स्वतंत्रता। राइट, मतलब आप कहीं भी जाइए, कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप जो है वो इजीली जा सकते हैं, कोई भी आपके पास ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं रहेगी। ठीक है, 19 अगर हम ई की बात करें, 19 ई, ठीक है, 19 ई की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब ये बसने की स्वतंत्रता का अर्थ ये है, सीधा सीधा देखिए, हम यहाँ पे भारत के अधिकार डिस्कस करें तो ये सब भारत पर ही लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि बसने की स्वतंत्रता आपको भारत ने दी है तो आप जापान में जाके बस जाएंगे। जापान में जाने पे जापान के नियम कानून लागू हो जाएंगे। आप भारत के अंदर पूरे भारतीय परिक्षेत्र के अंदर कहीं पर भी जाकर जो है वो बस सकते हैं। ठीक है, अब तो जो है अभी एक एक्सेप्शन हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का,
लेकिन अब तो वो भी खत्म हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर में भी जाके रह सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। ठीक है, 19 ई के बाद हम जो है वो 19 जी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एफ को जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। तो 19 जी की लिखें तो 19 जी में लिखिए, जीविका की स्वतंत्रता। राइट, जीविका की स्वतंत्रता आपको जो है वो 19 जी के अंदर प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं, नोट लिखिए 19 एफ, देखिए इसमें 44वें संविधान संशोधन से निरस्त। राइट, 44वें संविधान संशोधन संशोधन से जो है वो 19 एफ को जो है वो हटा दिया गया है। क्लियर, तो ये आर्टिकल 19 समझ में आ गया। आगे के आर्टिकल डिस्कस करें हम, तो आर्टिकल 20 पे आ जाते हैं। लिखिए आर्टिकल 20। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के बारे में थोड़ा सा लिखिए। देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब ये होता है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। राइट, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 20 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा से याद रखिए कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20 के अंदर बताया गया है। ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप पटवारी का पेपर दीजिए, आराम से दीजिए, नोट्स बनाइए। फिर इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हम सारी चीज़ों को दोबारा से डिस्कस करेंगे, दोबारा से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम उसको और थोड़ा सा ब्रीफ में लेकर जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर थोड़ा सा अपर एग्जाम्स के लिए लेकर जाएंगे। जैसे सीजीएल हो गया, सीजीएल में भी आप देखा होगा आपने, पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर आप यूपीपीसीएस, इसके अलावा यूपीएससी प्री के लिए भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वो जो नई सीरीज रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 के बाद अब हम जो है वो आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? आर्टिकल 21 पे आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर लिखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, तो ये आपका आर्टिकल 21 हो जाता है। ठीक है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जीने का अधिकार। जीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 दे देता है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 ए की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 ए जो है वो साथियों आपको शिक्षा का अधिकार देता है। क्या देता है? शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 ए आपको देता है। ठीक है, आर्टिकल 21 की अगर हम जोड़ने की बात करें तो इसको जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। राइट, क्लियर। सो ये आपने नोट कर लिया कि आर्टिकल 21 ए को जो है वो जो कि शिक्षा का अधिकार है, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 21 ए के बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बी की हम बात करें, आर्टिकल 21 बी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर जो है वो राइट टू प्राइवेसी की बात करी गई है। किसकी बात करी गई? राइट टू प्राइवेसी की बात यहाँ पर जो है वो करी गई है, जिसे हम निजता का अधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निजता का अधिकार। राइट, निजता का अधिकार बोलते हैं इसको। अगर हम बात करें तो इसको जो 24 अगस्त 2017, ठीक है, 2017 में इसको जो है वो शामिल किया गया है। राइट, क्लियर है साथियों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, तो आगे हम आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आर्टिकल 22 की हम जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए आर्टिकल 22। राइट,
आर्टिकल 22 के बारे में बात करते हैं। लिखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। राइट, ये आर्टिकल 22 के अंदर कहा गया है। ठीक है, इसमें होता क्या आर्टिकल 22 के अंदर, देखिए आर्टिकल 22 ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आने और जाने के समय को छोड़कर उसे जो है वो न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहता है कि हिरासत में जब आपको लिया जाएगा, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आपको कारण बताया जाएगा। इसके अलावा उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 22 जो है वो कहता है। ठीक है, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। हमने फिर से यकीन बता रहे हैं, हम चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उतना डेटा आपको दिया जा रहा है जितने डेटा से आपका काम चल सकता है और आपका जो है वो एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, आप यकीन रखिए, आपको जो डेटा आपको पेड क्लासेस के अंदर दिया जाता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो थोड़ी उसकी कदर करने की कोशिश करिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम आर्टिकल 22 के बाद अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राइट्स की, नए अधिकार की हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो अधिकार है वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट, कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आर्टिकल 23 और 24 के अंदर इसको बताया गया है। ठीक है, 23 और 24 के अंदर जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो बताया गया है। ठीक है साथियों, क्लियर, आ जाइए जरा देखिए। देखिए सबसे पहले हम आर्टिकल 23 को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 23 को डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें साथियों, तो आर्टिकल 23 के अंदर जो है वो बलात् श्रम प्रतिषेध करवाया गया है। बलात् श्रम प्रतिषेध जो है वो इसको करवाया गया है। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लीजिए, बंधुआ मजदूरी। राइट, तो बंधुआ मजदूरी को यहाँ पर प्रतिषेध करवाया गया है। ठीक है, क्लियर, चलिए। सो आर्टिकल 24 पर हम आ जाते हैं। आर्टिकल 24 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 24 लिखिए सर, आर्टिकल 24 में लिखिए, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। राइट, तो बालकों के नियोजन नियोजन पर जो प्रतिषेध लगाया गया है वो आर्टिकल 24 के अंदर जो है वो लगाया गया है। ठीक है, बालकों को यहाँ पर अगर बालकों की कैटेगरी की बात करें कि किस उम्र के बच्चों को जो है वो बालक कहा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर खतरनाक कारखानों की बात करेगी, जैसे कोई चाय की दुकान पे है या किसी ऐसी दुकान पे काम करता है जहाँ पर खतरा नहीं है, तो वहाँ पर बच्चा काम कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को काम करने की छूट जो है वो उस दौरान भी दी गई है जब उनके किसी बच्चे के परिवार में जो सबसे बड़ा बच्चा है उसी पर आश्रित है अगर पूरा परिवार, तो फिर बच्चे को जो है वो ऐसी दुकानों पर काम करने की इजाज़त है जहाँ पर उसको खतरा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम जो है वो बनाया गया है, कानून बनाया गया है, जिसके अंदर अगर आप संलिप्त पाए जाते हैं तो 2 वर्ष की कैद और 50,000 तक का जुर्माना आपको जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बारे में हम नेक्स्ट आगे जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें बात करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इतना ही आप नोट कर लीजिए और अपने नोटबुक के अंदर उसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें नेक्स्ट अधिकार की बात करें साथियों, तो अगला अधिकार लिखिए जरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात करें साथियों तो ये आपको बताया था कितना है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए तो हम इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप आर्टिकल 25 लिखिए। आर्टिकल 25 में लिखना स्टार्ट करिए। आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 में लिखिए, धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 आपको देता है, ठीक है। आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार करिए, ये आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 इस बात की गारंटी आपको देता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 26 की बात हम करें। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, राइट। सो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, इसकी बात आर्टिकल 26 करता है, राइट। जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा कराएं, आप भागवत कराएं, महापुराण कराएं, जो कराना वो कराएं, इस बात की गारंटी आपको देता है आर्टिकल 26, राइट। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 27 की बात करें, राइट, किसकी बात करें? आर्टिकल 27 की बात करें, ठीक है। तो आर्टिकल 27 में आप लिखिए, राज्य राज्य ना तो किसी विशेष धर्म को, ना तो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन दे सकता है, और ना ही किसी नागरिक को धर्म के बढ़ावे के लिए कर देने को कह सकता है, देने को कह सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी राज्य जो है वो ना तो किसी विशेष धर्म को जो है वो प्रमोट करेगा, और ना ही किसी नागरिक से जो है वो ये कहेगा कि आप हमें टैक्स दो, हम आपकी जो है वो धर्म को प्रमोट करवा देंगे, या विशेष जो है वो उसको दर्जा दे देंगे। तो ऐसा कुछ आपको संविधान जो है वो ऐसी किसी भी फैसिलिटी के लिए आपको गारंटी नहीं देता। आज आप अपने धर्म का प्रचार करिए, आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका आप उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंध कराइए, ये आप करा सकते हैं। राज्य इसमें आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट दर्ज नहीं कराएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 28 की बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल 28, इसमें जरा लिखना स्टार्ट करिए साथियों। देखिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण या धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध, धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध जो है वो आर्टिकल 28 लगाता है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको समझ में आ रही होगी, राइट। सो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था जो आपको बता दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर ली, तो इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी। काफ़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी, और लिखा भी सिंपल लैंग्वेज के अंदर ही है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा वो रहेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
राइट। तो ये हमारा अगला अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी अगर हम बात करें, इसके आर्टिकल की बात करें साथियों, तो इसमें आर्टिकल लिखिए ज़रा। इसका आर्टिकल होगा 29 से लेकर 30 तक। ठीक है। आर्टिकल 30 तक जो है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। इसके आर्टिकल्स में सबसे पहले आप आर्टिकल 29 लिखिए। ठीक है। और उसको लिखना स्टार्ट करिए। आर्टिकल 29 इस जो है वो उसको लिखना स्टार्ट करिए। आर्टिकल 29 के अंदर है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। इसके अलावा आगे लिख सकते हैं आप, इसका मतलब होता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। राइट। इट मीन्स हम बोल सकते हैं संस्कृति को संजोए रखने का अधिकार, संजोए रखने का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 29 देता है। ठीक है। जैसे कि आप अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, इन सबको जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। ये आर्टिकल 29 आपको गारंटी देता है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 30 की हम बात करें, लिखिए आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो लिखिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, ये आपको आर्टिकल 30 इसकी गारंटी देता है। स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राइट। सो ये आपका आर्टिकल 30 है, जिसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को दिया गया। मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो अपने पर्सनल शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, जिसमें वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आर्टिकल 30 के अंदर प्रोवाइड करवाई गई हैं। राइट। सो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। इसके अलावा हम लास्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 31 की। अगर लिखें आर्टिकल 31, थोड़ा सा लिख लीजिए, यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं। ये वैसे हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 जो था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। वैसे अगर हम इस संपत्ति के अधिकार की बात करें तो इसके अंदर दो आर्टिकल शामिल होते हैं। एक आर्टिकल 31 हो जाता है आपका। ठीक है। आर्टिकल 31 और एक आर्टिकल 19 एफ। ठीक है। 19 एफ, ये दोनों के दोनों जो है वो संपत्ति के अधिकार के अंदर शामिल होते हैं। इनको जो है वो निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। और हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 से जो है वो इनको हटा दिया गया था। राइट। तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। क्लियर है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। हम लिखते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट रहेगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट। कौन सा रहेगा हमारा, रहेगा नेक्स्ट जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो उसको आप लिख लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट। सो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर जो है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक आता है। लेकिन मेन अगर हम बात करें मेन की, तो प्रमुख की बात करें उसमें आर्टिकल 32 ही है, जिसको हम जो है वो इसी को मान लेते हैं कि इसी को हम जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें साथियों, तो इसको साथियों किसने, B.R. अम्बेडकर साहब ने, B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको जो है वो संविधान के हृदय, संविधान
का हृदय व आत्मा कहाँ है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संविधान का हृदय व आत्मा किसे कहा है, तो वो कहा है हमारा आर्टिकल 32 को। ठीक है, क्लियर। इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। राइट, 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। ये 5 प्रकार की रिटें जो है वो जारी करेगा कौन, जारी करेगा कौन, जारी करता होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए कि रिट जो है वो भारत के 2 कोर्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। 2 कोर्ट कौन कौन से हैं, एक आपका हाई कोर्ट हो सकता है और दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 32 का अनुपालन करके जो है वो रिटर्न जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको याद ढूंढ के अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हाई कोर्ट जो है वो किस संविधान के तहत जो है वो रिट जारी करता है। राइट, सो ये चीज़ें आप बता पाएंगे। ठीक है, वैसे अगर आप नहीं बता पाते तो फिर हम ही बता देते हैं। जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226, राइट, आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है। ठीक है, आइए हम 5 रिटों की बात कर लेते हैं। कौन सी बात कर लेते हैं, जो 5 प्रकार की रिट हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली रिट जो है साथियों वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसे हम हैबियस कार्पस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी अगली है वो है आपकी आ, बोल सकते हैं प्रतिषेध, लिख लीजिए प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहैबिटेशन। थर्ड की हम बात करें, थर्ड जो हमारी अगली रेट रहेगी वो लिख लीजिए उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रेट। राइट, उत्प्रेषण रेट। ठीक है, फोर्थ की हम बात करें तो परमादेश लिख लीजिए। और 5वीं रेट की हम बात करें तो वो हो जाती है आपकी अधिकार रक्षा। ठीक है, ये हमारी 5 प्रकार की रेट हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये इन रेटों के नाम याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार रक्षा। ये हमारी 5 प्रकार की रेटें होती हैं। इनके बारे में डिटेल जानकारी जानने की जरूरत है नहीं, आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये सिर्फ आपसे कई बार नाम पूछा जाता है कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, नाम भी आपके कई बार एग्जाम्स के अंदर लिखे रहते हैं, तो वो आपके नाम याद रख लेना है। इनको हम जब हमारे लिए हम नई सीरीज डिस्कस करेंगे, जब हम संविधान को ब्रीफ में डिस्कस कर रहे होंगे उस दौरान इसको डिस्कस करेंगे। अभी पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कस करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ नोट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिए, की पॉइंट लिखिए ज़रा, की पॉइंट्स को लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए आपात स्थिति में, आपात स्थिति में सभी फंडामेंटल राइट्स निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद में, अपवाद है इसके आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, कैसी भी आपात स्थिति आ जाए, आपसे आपका जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। इसके अलावा आपको जो है वो दोष सिद्ध के जो संबंध में संरक्षण है वो भी आपसे जो है वो नहीं छीना जा सकता। ठीक है, सभी निरस्त हो जाएंगे लेकिन ये 2 आर्टिकल्स हैं वो निरस्त नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा ये निरस्त करने के लिए अगर हम आप इसको फंडामेंटल राइट्स को
राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत निलंबित करता है। राइट, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्लियर। चलिए एक यहाँ पे एक और की पॉइंट लिख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स की जब बात ही चल रही है तो फिर आप लिख लीजिए राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे हम जो है साथियों बोलते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ये प्रश्न कई बार आता है, जनरल क्वेश्चन है। जैसे हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में RTI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RTI बोलते हैं, और ये जो है वो 2005 में आया था। ठीक है, पूरी अगर डेट की बात करें कि डेट अगर आप बताओ तो डेट है इसकी 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को जो है वो RTI जो है वो आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में RTI के बारे में ज़्यादा जानकारी जानने की ज़रूरत है नहीं, आपके एग्ज़ाम के अंदर इतना ही आता है। तो RTI से अगर रिलेटेड पूछा जाएगा तो फिर RTI से रिलेटेड से उसकी डेट पूछी जाती है, 12 अक्टूबर 2005 है इसकी डेट, ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है समझ में आ गई हैं। लास्ट इसके बाद आगे हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको क्यों छोड़ दें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें साथियों तो इसके बारे में तो आपको इतना तो हम बता ही चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान बनकर लागू हुआ था तब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो संविधान के अंदर नहीं होते हैं। इनको जो है वो 1976, राइट, 1976 में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो इंक्लूड करा जाता है। और इंक्लूड किया कहाँ से जाता है, इनको रसिया से जो है वो भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, सिफारिश की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अंदर शामिल करने की सिफारिश किसने की थी, सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। राइट, किसने सिफारिश करी थी, स्वर्ण सिंह समिति ने इसको जो है वो सिफारिश करी थी। और 1976 में जब इसको जो भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया जा रहा था तो उस दौरान किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जो है वो लागू शामिल किया गया था, तो लिखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 से फंडामेंटल ड्यूटीज इट मीन्स हम बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। राइट, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, सिफारिश की बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें किसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें तो इसके अगर हम भाग की बात करें तो भाग है इसका 4 का। ठीक है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें साथियों तो आर्टिकल है 51 का। ठीक है, भाग 4 का के आर्टिकल 51 का में भारतीय संविधान को बताया गया है। इसके अलावा अगर हम इसकी संख्या की बात करें, ठीक है, तो संख्या भी दो तरीके से डिस्कस है। एक है 26 जनवरी 1950 और एक है आपकी 2002। राइट, यहाँ संख्या होती है 10, यहाँ प्लस 1 हो जाता है, 10 प्लस 1 हो जाता है, टोटल हो जाती है 11। तो प्रेजेंट में आपकी कितनी संख्या है, प्रेजेंट में आपकी टोटल मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 11 है। ठीक है, क्लियर। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। ठीक है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, ये जो एक मौलिक कर्तव्य है ये आपको बता देते हैं। ये आपको पता होगा कि 2002 के 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर। ये जो एक जो मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार एक मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल, ये जो आपका लिखिए यहाँ लिख देते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 से आप देखेंगे
कि एक फंडामेंटल राइट्स जोड़ा गया है और एक फंडामेंटल ड्यूटी को यहाँ पर जोड़ा गया है और दोनों ही सेम है। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राइट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसका प्रावधान किया गया है। ये जो है वो बच्चों की फेवर में एक राइट है, लेकिन टीचर की फेवर जो पेरेंट्स उनके फेवर में ये फंडामेंटल ड्यूटीज का काम जो है वो करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो ये उम्मीद है यहाँ से ये हमारा फंडामेंटल, यहाँ पर आपको देखिए 3 से 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए इस वीडियो के अंदर। हमने जो है वो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिस्कस किया। इसके अलावा हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर ली है। ठीक है, 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उनमें तो आपको ये तो आपको मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरक आदर्शों का पालन करना, एकता, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें ये 10 आपके ऐसे मिलाकर 10 मौलिक कर्तव्य हैं। एक मौलिक कर्तव्य जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है मौलिक कर्तव्य होने के साथ साथ एक फंडामेंटल राइट्स, इट मीन्स मौलिक अधिकार है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है वो बता दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो आप प्रॉपर तरीके से अच्छा सा नोट्स बनाइए, बढ़िया बेहतरीन नोट बन के तैयार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है साथियों? और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा सेशन की आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे। राइट, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।